दोस्तों हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम और प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। तो प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर हम पढ़ रहे हैं, अध्याय संख्या 14 है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक और कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, ये सब एक और। इसमें ध्यान रखिएगा, रूस और अमेरिका एक तरफ थे, फ्रांस भी उनके साथ था, ब्रिटेन भी उनके साथ था। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और इटली भी, ये सब एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे जापान तथा जर्मनी, और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की दूसरी ओर थे। मतलब ये है कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तो एक तरफ थे ही, तथा जापान, इटली की तथा जापान भी साथ में था। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान, ये सब एक तरफ थे, और दूसरी तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की और दूसरी ओर थे ये। यह काल मुख्यतया राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न 3 चरणों में विभक्त था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो ब्रिटेन की भागीदारी थी, उस ब्रिटेन की भागीदारी के कारण जो प्रथम विश्व युद्ध एक तरीके से प्रभावित हुआ था, उस भागीदारी के प्रति, उस भागीदारी के रेफरेंस में जो है राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर क्या था। तो वो 3 चरणों में विभक्त था। कौन से 3 चरणों में? पहला कि उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन दिया। उदारवादी थे, उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटेन सही कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक। जबकि उग्रवादी जो थे, जैसे तिलक वगैरह, तो उग्रवादियों ने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा, इसलिए उन्होंने साथ दिया, उग्रवादियों ने भी, ठीक। जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि ये युद्ध जो है ब्रिटेन की क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है, उन्हें इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में अपने उपनिवेशों एवं हितों की रक्षा के लिए लगा हुआ है। ब्रिटेन जो है युद्ध में अपने उपनिवेशों और अपने हितों की रक्षा के लिए लगा हुआ है, न कि किसी और वजह से। तो इसलिए जो है शीघ्र ही भारतीय निराश हो गए। जो ब्रिटेन में समर्थन कर रहे थे वो भारतीय निराश हो गए। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों और विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गदर पार्टी थी, वो गदर पार्टी, और यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित कीं। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी छिटपुट स्थानों जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ संपन्न की गईं। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई, तथा ब्रिटेन के शत्रुओं जैसे जर्मनी है, टर्की है, उससे आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन क्या है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी.एस. खपारदे, एनी बेसेंट, जी.एस. खपारदे और सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बाप्तिस्ता और मोहम्मद अली और बड़े अन्य नेता जो थे, उन्होंने मिलकर के या उन्होंने ये निर्णय लिया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के लिए उद्देश्य के साथ ही पूरे भारतवर्ष के कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय गठबंधन का गठबंधन जो है, राष्ट्रीय गठबंधन का होना आवश्यक हो गया है। मतलब भारतीयों ने महसूस किया कि ब्रिटिश राजमंडल के तहत जो अखिल भारतीय होम रूल हैं, उस अखिल भारतीय होम रूल, या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्वशासन की मांग के लिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय कोई गठबंधन का होना आवश्यक है। यह गठबंधन आयरिश होम रूल की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग थी। इस तरह के जो गठबंधन थी वो थी ऑल इंडिया होम रूल, जो आयरिश होम रूल लीग जो थी उसके तर्ज पर बना था। अंततः हालांकि 2 होम रूल लीग शुरू की गई,
एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तिलक साहब ने एक अलग होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना करी और एनी बेसेंट ने एक और की। दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना था। होम रूल लीग आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारकों की। तो पहला कारक है राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर दबाव डालना आवश्यक है। दूसरा कारण है मार्ले मिंटो सुधारों का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए और वे ऐसे किसी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। इसके अलावा विश्व युद्ध तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच में अपने हितों को लेकर लड़ा गया और इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजेयता का भ्रम टूट गया। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वे पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रुख समझाने का प्रयत्न किया। आयरलैंड की होम रूल लीग के तर्ज पर उन्होंने प्रशासकीय सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती हैं। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल जैसे आंदोलन के द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया, सुधार लाने की वकालत शुरू की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा 1893 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई। 1893 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचारों को जनता में प्रसारित कर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहती थी। अब बात करते हैं लीग की। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग ने ये महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही जातिवादी राष्ट्रवादियों का समर्थन आवश्यक है। 1914 में नरमपंथियों एवं अतिवादियों के मध्य समझौते के प्रयासों के असफल हो जाने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत करने का निश्चय किया। 1915 के प्रारंभ से एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिदेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवील नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया एनी बेसेंट ने। ठीक है, इन पत्रों के माध्यम से कौन कौन से पत्र, न्यू इंडिया और एक कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये जो एनी बेसेंट ने 1915 के आसपास पत्र जो प्रकाशित किए, इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को दृढ़ता के साथ उठाया। 1915 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट को अपने प्रयासों में थोड़ी सफलता मिली। 1915 के वार्षिक अधिवेशन में इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया 1915 के अधिवेशन में कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि एनी बेसेंट प्रारंभ में अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सकी थी। अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग की योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए असफल रही, किंतु कांग्रेस शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रसार किया गया और स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को पुनः सक्रिय करने पर अवश्य सहमति हो गई। इसके पश्चात एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त होने का इंतजार न करते हुए स्वयं के प्रयासों से होम रूल लीग के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस ने उनकी लीग को स्वीकृति प्रदान करने में अनिवार्य कदम नहीं उठाए हैं, फलतः लीग के माध्यम से वे अपने उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किसी भी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए पृथक पृथक लीग स्थापना का निर्णय लिया। जैसा कि एनी बेसेंट ने कहा
क्या कहा उन्होंने कि तिलक के कुछ समर्थक उनके साथ सामान्य महसूस नहीं करते और साथ ही उनके कुछ समर्थक तिलक के साथ सामान्य महसूस नहीं करते। हालांकि दोनों ने लीग में विशिष्ट क्षेत्रों तक अपने कार्य को सीमित करके अपने प्रयासों में सहयोग किया। उन्होंने जहां तक संभव हुआ एक दूसरे का सहयोग किया। बात करते हैं तिलक की होम रूल लीग की। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की। तिलक ने अपनी होम रूल लीग मीटिंग बेलगांव जो है वहाँ पर पूना उनकी लीग का मुख्यालय था और बेलगाम में उन्होंने पहली होम रूल मीटिंग जो है स्थापित रखी। होम रूल लीग जो तिलक की थी उनकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गईं। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। उसमें से कुछ 4 शाखाएं जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में हैं। स्वराज्य की मांग, भारत भाषाई प्रांतों की स्थापना, इसके अलावा शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए लीग में अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। बात करते हैं बेसेंट की होम रूल लीग की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई है, में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में की। उसकी घोषणा की। ठीक, मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गईं। इसकी लगभग 200 शाखाएं थीं। जॉर्ज अरेंडूल को लीग की संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। यद्यपि बेसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमज़ोर था, किंतु इसके सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। बेसेंट की लीग में अरुडेल के अलावा B.M. वाडिया एवं C.P. रामास्वामी अय्यर ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका उनकी निभाई। बात करते हैं होम रूल लीग की आंदोलन के कार्यकर्ताओं की। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पीछे सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया और भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों जिसमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह हो तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्रों, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, इसके अलावा पैम्फलेट्स, इसके अलावा पोस्टर कार्ड, नाटकों और धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए कोष बनाया और धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया, स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों को जोड़ने का प्रयास किया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों को सहायता मिली। अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की और जिनमें जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, K.M. मुंशी, B. चक्रवर्ती, सैफुद्दीन फिचलू, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेग बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय इसमें प्रमुख थे। ठीक है, इनमें से कुछ नेताओं को एनी बेसेंट की लीग स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। अनेक अतिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मोह भंग हो गया था, होम रूल लीग के आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण की। फिर भी एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीय, बहुसंख्यक मुसलमान, इसके अलावा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां इस आंदोलन से दूर रहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल का तात्पर्य हिंदुओं मुख्यतया उच्च जातियों के शासन से हैं। लीग के प्रति सरकार का रुख। सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की। लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को B.P. वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया हुई। अत्यंत नाटकीय ढंग से S. सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं उन्होंने अपने सर की उपाधि त्याग दी। अत्यंत नाटकीय ढंग से उन्होंने सर S. सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी और तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्य करने का प्रारंभ की वकालत की। ठीक, सरकार को विश्वास था कि इन कार्यवाहियों से होम रूल आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। ठीक, सरकारी कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और अधिक संगठित होते गए और कई अन्य राष्ट्रवादी इसमें शामिल होते गए। ठीक है, और तिलक ने घोषणा की यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी।
20 अगस्त 1917 को भारत सचिव E.S. मोंटेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। इसके पश्चात होम रूल लीग की आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्या कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया? देखिए, कारण समझते हैं। 1919 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। उनमें से एक कारण पहला ये देखिए कि आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव था, इसलिए बंद पड़ गया। इसके अलावा दूसरा, 1917-18 में सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने और बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गई। एनी बेसेंट स्वयं सुधारों की घोषणा के पश्चात लीग की उपयोगिता को लेकर असमंजस में थी। आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने के बाद से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे। 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई। इसके अलावा जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद हो गया और सैद्धांतिक आधार पर वे विभाजित होने लगे। इसके अलावा सितंबर 1918 में लाइबेल मामले जो वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ गंगाधर तिलक ने दायर किया था। वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ गंगाधर तिलक ने जो है ये मामला किया। और ये लाइबेल मामला जो है, जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट ने तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए और सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचलित हो गई। इसके अलावा बेसेंट द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान करने पाने की अक्षमता और उनके मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट होने पर होम रूल लीग का आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। महात्मा गांधी की उत्थान और उनकी सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय अवज्ञा युक्तियों को जन समर्थन ने आंदोलन यानी होम रूल को निष्प्राण कर दिया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के पश्चात लीग अपने आंदोलन के विस्तार को बंद करने पर सहमत हो गई। हालांकि गांधी जी ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वे होम रूल लीग से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। फिर भी उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं की। निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार कर ली 1920 में, ठीक है। जो अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उनका नाम बदल करके उसका जो होम रूल लीग है उसका नाम बदल करके स्वराज्य सभा कर दिया गया। अहिंसा पद्धति एवं स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को शामिल करने के लिए इसके संविधान में भी परिवर्तन किया गया। होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धियां, ध्यान दीजिए। होम रूल लीग के आंदोलन की उपलब्धियों में होम रूल लीग और संबंध गतिविधियों ने कुछ सकारात्मक प्रभाव डाले और आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा देने का योगदान किया, जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार से? देखिए, पहला, आंदोलन ने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया और सुधारवादियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा दूसरा है, इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किया। इसके अलावा आंदोलन की ये उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की देन ही थी। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। इसके अलावा उसने भारत जन समुदाय को राजनीति की गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। इसके अलावा अगस्त 1917 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा या मोंटेग्यू घोषणाएं मोंटफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। इसके अलावा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरमदल एवं गरमदल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में अत्यंत सहायता मिली। इसके अलावा लीग के नेताओं का ये योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान और एक नया आयाम प्रदान किया है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की।
अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की। उदारवादी नेता थे, ठीक है। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गरम दल अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे। पुराने विवाद अब अप्रासंगिक या अर्थहीन हो गए, इसलिए वापस शामिल हो गए। इसके अलावा उदारवादियों तथा अतिवादियों दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। इसके अलावा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता के अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देने हेतु तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, न कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की भी वकालत भी की। इसके अलावा दो प्रमुख उदारवादी नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, इनकी मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों नेता ही उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालत में उग्रवादियों की एकता नहीं चाहते थे ये दोनों, ठीक। कौन थे उग्रवादियों के कट्टर विरोधी? तो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे एक तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। अब समझते हैं कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस से मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। लखनऊ समझौता जो हुआ उसमें एक लखनऊ अधिवेशन की महत्वपूर्ण, एक तो गर्म दल और नरम दल वापस मिल गए। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गई, ठीक है, समझौता हुआ उनके बीच में। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की। कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता हुआ और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारियों में मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। फलतः लीग के कांग्रेस के समीप आने से कांग्रेस के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान को और गति मिल गई। मुस्लिम लीग के रवैये में परिवर्तन। मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण थे। पहला, 1912 से 1913 के बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। 1913 के बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। मतलब ये है कि तुर्की की सहायता के लिए ब्रिटेन ने कहा था, लेकिन बाल्कन युद्ध में तुर्की की सहायता ब्रिटेन ने नहीं करी। 1912 से 13 के इस युद्ध में, 1912 या 1913 में, इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई और उसका सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया। उस समय तुर्की की शासक का दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की को सहयोग न दिए जाने से भारतीय मुस्लिम रुष्ट हो गई। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। इसके अलावा बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने से सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना और उसे सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान जो है रुष्ट हो गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे और उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उभारने का प्रयत्न किया। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चय किया कि वह भारत के अनुकूल स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य समूह या दल को सहयोग कर सकता है, बशर्ते वह भारतीय मुसलमान के हितों पर कुठाराघात न करें, उनके हित सुरक्षित बने रहें, ठीक है। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की स्वशासन अवधारणा समान हो गई और इससे उन्हें पास आने में सहायता मिली। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल तथा मोहम्मद अली के पत्र कामरेड, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल और मोहम्मद अली जिन्ना का पत्र जो है उसके कामरेड को सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अली बंधुओं जैसे मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी इनको नज़रबंद कर दिया गया। सरकार की नीतियों से युवा मुसलमान विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं जागृत हो गई।
वे उपनिवेशी शासन का समूल नष्ट करने की अवसर की तलाश कर रहे थे। अब हम समझते हैं मुस्लिम लीग और जो भी ये समझौता हुआ लखनऊ समझौता, उस लखनऊ समझौते के प्रावधान क्या क्या थे। उपयुक्त कारकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकीकरण को संभव बनाया। उपयुक्त कारकों ने, ठीक, कांग्रेस एवं लीग में समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। पहला, कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर लीग ने स्वीकार कर लिया। यानी कांग्रेस ने उत्तरदायी शासन की मांग करी, मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, इसको ठीक बात है। दूसरा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को भी स्वीकार कर लिया। इसके अलावा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक भाग, निश्चित भाग जो है मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई सहित सिंध में 33%, यूपी में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% और मद्रास में भी 15% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, मुस्लिम लीग को दे दी गई। ठीक। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया तथा इनके निर्वाचन देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया, तो इसके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। इसके अलावा ये निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हित के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पास नहीं किया जाएगा। अब हम समझते हैं समझौते की प्रकृति को। एकीकरण के फलस्वरूप जहां एक और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार को संयुक्त संवैधानिक मांगों का प्रस्ताव पेश करने पर सहमत हो गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को भी स्वीकार कर लिया। समझौते के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगें पेश की, जो इस प्रकार थीं। पहली, सरकार भारत को उत्तरदायी शासन देने में शीघ्र घोषणा करे। इसके अलावा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाए। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हों। इसके अलावा विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए, न कि भारतीय कोष से। अब देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, उन्होंने क्या उस समय कहा 1916 में उस लखनऊ अधिवेशन में। तो लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के पीड़ादायक अलगाव, गलतफहमी के धरातल में परिभ्रमण तथा दुखद विवादों के पश्चात कांग्रेस ने दोनों गुटों ने ये सच्चाई महसूस की कि एकता में शक्ति है, विभाजन में विनाश। अब देखते हैं समझौते की समालोचना। लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच का गठन तो कर लिया, किंतु इस समझौता प्रावधानों के निर्धारण में दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव परिलक्षित हुआ। कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर ली जाने से एक समान मंच और राजनीति की 2 अलग अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हुआ। ये प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस तथा लीग के नेताओं ने आपस में एकता की व्यवस्था तो कर ली, किंतु हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों का साथ लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से ये लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन में बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। समझौते के पश्चात मुसलमानों को ये मानने लगे कि उनके हितों का हिंदुओं से कोई खतरा नहीं रहा। दूसरा, समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विकास हुआ। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत मिली। समझौते के पश्चात स्थापित हुई एकता को सरकार ने भी महसूस किया और उसे भारत के उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हेतु प्रयास किए। इसके फलस्वरूप 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणाएं सार्वजनिक की गईं। 1917 में, ठीक है। मॉन्टेग्यू की घोषणा जो है अगस्त 1917 में किस प्रकार से आती रहेगी। मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू, ठीक। 1917 का, ये अगस्त 1917 की बात कर रहा हूँ मैं। 1917 मॉन्टेग्यू की घोषणा देखें तो इस पद पर नियुक्त होने के कुछ ही समय पश्चात ही मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन्स सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। क्या घोषणा की, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या कहा, महामहिम सम्राट
की सरकार की नीति, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत हैं, ये है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो और ये ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़ें। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अति शीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि ये प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वे ही समय और प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और उनके सहयोग पर निर्भर होगा जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। मॉन्टेग्यू घोषणा का महत्व क्या देखिए। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की मांग की स्थापना में विप्लव या विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीतियों में सम्मिलित कर लिया। इससे 1909 में मार्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष एवं रोष भी समाप्त हो गया। 1909 में जो मार्ले मिंटो है वो भी समाप्त हो जाता है मॉन्टेग्यू की इस घोषणा से। भारतीयों की आपत्ति देखिए। उक्त उपलब्धियों के साथ ही भारतीय नेताओं को घोषणा के संबंध में दो आपत्तियां भी थीं। क्या? पहली कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई, पहली आपत्ति ये। दूसरी ये कि उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को ही है। इस बात से भारतीय संतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसका सारांश। होम रूल लीग के आंदोलन देख लीजिए। होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर भारत में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग बनाई। आंदोलन प्रारंभ होने में सहायक कारक देखिए। पहला, राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का ये विश्वास था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन पर दबाव डालना आवश्यक है। दूसरा, पार्लियामेंट्री सुधारों से मोह भंग हो गया था। इसके अलावा तीसरा, युद्धोपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ से त्रस्त भारतीय किसी भी आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर थे। और चौथा क्या है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने तत्कालीन परिस्थितियों में योग्य नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंशा का उजागर होना जो है ये सामने आने से आंदोलन आगे बढ़ा। इसके अलावा आंदोलन का उद्देश्य देखें तो उद्देश्य था होम रूल करना। होम रूल का मतलब स्वशासन। तो होम रूल या स्वशासन की अवधारणा से भारतीयों को परिचित कराना इस आंदोलन का उद्देश्य था। तिलक की होम रूल लीग देखें तो तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की थी। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार खोली गई। बरार में 6 शाखाओं में संगठित किया गया। ठीक, बात करते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग की। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ठीक, अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी स्थापना करी। होम रूल लीग की स्थापना जो है तिलक ने भी 1916 में करी और एनी बेसेंट ने भी 1916 में करी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना की। शेष भारत में इसकी लगभग 200 शाखाएँ खोली गई। कालांतर में कई अन्य नेता होम रूल लीग से जुड़ गए, जिसमें नारमपंथी कांग्रेसी भी थे। अब बात करते हैं आंदोलन की विधियाँ। तो आंदोलन की विधियों को देखें तो देखिए, कालांतर में जो नरमपंथी कांग्रेस से जुड़े थे वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग से जुड़े थे। ठीक है, आंदोलन की विधियाँ देखें तो जनसभाओं का आयोजन किया जाना, परिचर्चा आयोजित किया जाना, इसके अलावा पुस्तकालय अध्ययन की कक्षाओं की स्थापना, इसके अलावा सम्मेलनों का आयोजन, विद्यार्थियों की कक्षाएँ आयोजित करना, समाचार पत्र, पैम्फलेट्स, पोस्टर, इसके अलावा पोस्ट कार्ड एवं नाटकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थों से परिचित कराना। इसके अलावा आंदोलन के प्रति अगर सरकार वर्ग का रुख देखें तो दमनात्मक कार्रवाई की गई। जैसे कि मैंने बताया, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध, तिलक एवं एनी बेसेंट पर मुकदमा चलाया गया, राजनीतिक गिरफ्तारियाँ की गई। आंदोलन की उपलब्धियां देखें तो भारतीयों में चेतना का प्रसार किया जाना आंदोलन की पहली उपलब्धि है। देश एवं शहरों के बीच सांगठनिक संपर्क की स्थापना की गई। इसके अलावा जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण हुआ। इसके अलावा उग्रवादियों और नरमपंथियों के मध्य पुनरेकीकरण को प्रोत्साहन किया गया। इसके अलावा फलस्वरूप 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दलों का एकता में मार्ग प्रशस्त हुआ। 1916 में
लखनऊ अधिवेशन जो है 1916, उसका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 क्या देख लेते पहले तो। उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, ठीक पहला। दूसरा, कांग्रेस या मुस्लिम लीग के बीच से समझौता हुआ लखनऊ समझौते के नाम से। इसके अलावा कांग्रेस मुस्लिम लीग की संयुक्त घोषणा पत्र हुआ। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दूरगामी परिणाम हुए। अब हम बात करते हैं मोंटे की घोषणा का महत्व। भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति सरकारी नीति बन गई। तो ये सब कारण जो हैं मैं आपको बता चुका हूँ। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा का महत्व से लेकर के ये अध्याय मैंने समाप्त किया। अगला इकाई जो 7 हैं वो हम शुरू करेंगे, और इस इकाई में बहुत सारे अध्याय हैं, 15 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हैं। 15 से 21 तक के ये अध्याय जो हैं 7वीं इकाई में आते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे।